करंटोमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज मैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट अभिषेक जैन सर के द्वारा कल अपलोड कर दिया गया था, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोगों ने वो देखा होगा। उसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो आज हम 16th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया है या इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020। यानी जो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 आई है उसके संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, it has been developed by an independent team and published by UNESCO. Second statement है, COVID-19 pandemic has exacerbated inequalities in education systems across the world. Statement third है, during the height of school closure in April 2020, almost 90% of students around the world were out of school. तो आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। देखिए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो यूनेस्को द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट है GEM 2020 रिपोर्ट है, यूनेस्को द्वारा ही क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है और इसे एक इंडिपेंडेंट टीम के द्वारा डेवलप किया जाता है। यूनेस्को का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है ऑन एजुकेशन एंड इट्स 10 टारगेट्स, उसके अंतर्गत जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके साथ साथ सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि कोविड-19 पैंडमिक जो है उसकी वजह से जो वर्ल्ड में जो है वो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है वो तीव्र हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2020 में क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद हो गए थे, तो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट विश्व में 91% जो स्टूडेंट हैं पूरे विश्व में वो स्कूल नहीं जा पाए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट हैं। देखिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, यानी ये पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, यानी OBC कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगेन कई बार हम जल्दी में इसको नॉट को नहीं पढ़ते, सिर्फ करेक्ट ही पढ़ते क्योंकि वो एग्ज़ाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि नॉट कहा गया है। तो पहला है ऑप्शन ए, द कमीशन हैड बीन अपॉइंटेड इन अक्टूबर 2017। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था 2 अक्टूबर 2017 को। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस दिन क्या था, गांधी जी की जयंती थी, उस दिन इस जो है वो कमीशन को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद ऑप्शन बी है हमारा, द कमीशन इज़ हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जी रोहिणी जी। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है अध्यक्षता की जाती है, जी रोहिणी जी के द्वारा ही अध्यक्षता की गई है OBC कमीशन की। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है, द कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340 यानी अनुच्छेद 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो है इस कमीशन को स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये एग्जामिन कर सके जो सब कैटेगराइजेशन इशू है विद इन दी अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सेंट्रल लिस्ट, यानी केंद्रीय जो अदर बैकवर्ड क्लासेस सूची है उसके अंतर्गत जो उपवर्गीकरण किया जा सके, किसका? OBC जातियों का। तो इसीलिए इस जो है कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये भी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी है कि रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ 9 मंथ एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन। तो ये गलत है, क्योंकि 9 मंथ का जो एक्सटेंशन नहीं मिला है कमीशन को, बल्कि कितने महीने का मिला है? 6 महीने का। हाँ जी, 21 जनवरी 2021 यानी 31 जनवरी 2021 तक जो है इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करनी है। तो कैबिनेट ने इसे, यूनियन कैबिनेट ने इसे कितने मंथ का एक्सटेंशन दिया है? 6 मंथ का, ना कि 9 महीने का। तो ये ऑप्शन क्या है? एकदम से गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पर नॉट करेक्ट में आंसर क्या होगा? डी। तो आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर? डी।
तो आंसर डी जो है आपका एकदम से करेक्ट है। हाँ जी, अब आइए आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट पहला दे रखा है कि अर्बन कोऑपरेटिव यानी शहरी सहकारी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स यानी बहुराज्य सरकारी सहकारी बैंक हैव बीन ब्रॉट अंडर आरबीआई सुपरविजन प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड बैंक। यानी पहले जो आरबीआई का सुपरविजन था वो शेड्यूल्ड बैंक पर जिस तरीके से एप्लीकेबल था उसी तरीके से अब सहकारी बैंक और यानी शहरी सहकारी बैंक और बहुराज्य सहकारी बैंकों पर भी वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। यानी अब सहकारी बैंकों के ऊपर, शहरी सहकारी बैंकों के पर और बहुराज्य सहकारी बैंकों पर भी आरबीआई का सुपरविजन होगा, जैसे कि शेड्यूल बैंक पर होता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि करेंटली दीज बैंक्स कम अंडर ड्यूल रेगुलेशन ऑन द आरबीआई ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यानी वर्तमान में ये जो बैंक हैं वो आते हैं आरबीआई और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार हैं उनके दोहरे नियंत्रण में। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान में जो आरबीआई का और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार का दोहरा नियंत्रण जो है अब भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर होता है, जो कि अब क्या हो जाएगा आरबीआई का, क्योंकि अभी आरबीआई का आंशिक सुपरविजन जो है इन पर होता था, जिससे फ्रॉड की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती थी। और जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र जो बैंक है उसमें जो फ्रॉड हुआ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित करने वाला था बहुत सारे लोगों को, जिससे बहुत ज़्यादा जो है परेशानी लोगों को हुई। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है एक ऑर्डिनेंस जो है अभी पास हुआ है, जिसके तहत जो है ये जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है, स्टेटमेंट सेकंड भी आपका करेक्ट होता है। यानी आंसर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस टू बी ब्रॉट टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजनरी पावर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। क्योंकि हो क्या रहा है कि लगभग 1540 यानी यदि 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 58 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया, यानी लगभग 1540 जो हैं टोटल बैंक यहाँ पर इंक्लूड हो गए। इसके साथ साथ आरबीआई पावर्स एज दे अप्लाई टू शेड्यूल बैंक विल अप्लाई फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स टू। यानी आरबीआई के पास जो पावर थी जो शेड्यूल बैंक के ऊपर वो अप्लाई कर सकता था, अब इन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। वेरी गुड। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि विल गिव एश्योरेंस टू मोर देन 8.6 करोड़ डिपोजिटर्स, यानी जमा करता लगभग 1.6 से अधिक जो जमा करता है उनकी मनी अब क्या हो गई, सेफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन गैस। तो ओजोन गैस के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखिए इनकरेक्ट मतलब गलत है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, यानी CSE के एक एनालिसिस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जो ओजोन है, देखिए एक तो बैड ओजोन, एक गुड ओजोन। गुड ओजोन में जो हमारी ओजोन परत है जो कि परावैंगनी किरणें जो आती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है, तो एक तो ओजोन परत वो होती है। ये यहाँ पर हम जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट हैं यानी जो प्रदूषक ओजोन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर रखना है हमें। तो इसमें कहा गया है कि CSE के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग लॉकडाउन के दौरान जो ओजोन है, हार्मफुल जो ओजोन है उसमें क्या हुआ है, वो घटा है, वो डिक्रीज हुआ है इन सेवरल सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में। दूसरा हमारा स्टेटमेंट कहता है कि ओजोन गैस इज एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर, कि उत्सर्जित होती है। एमिटेड का मतलब होता है उत्सर्जित होना। ओजोन गैस जो है वो डायरेक्टली जो है वो हवा में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। स्टेटमेंट सी है हमारा, इट डैमेज क्रॉप्स, ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन, यानी जो अन्य जो वनस्पतियाँ होती हैं, ट्रीज होते हैं, क्रॉप्स को ये डैमेज करती है। स्टेटमेंट 4 है ओजोन इज़ फॉर्म्ड, कि ओजोन जो है वो बनती है व्हेन पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एमिटेड होते हैं, यानी उत्सर्जित होते हैं कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज बॉयलर से, रिफाइनरीज से, केमिकल प्लांट से और अदर जो सोर्सेज हैं उनसे। तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में एक केमिकल रिएक्शन होता है
किनका, इन पॉल्यूटेंट्स का, ओजोन के पॉल्यूटेंट्स का, जिससे कि ओजोन जो है वो बनती है, कार, पावर्स प्लांट्स, इंडस्ट्री से निकलने वाले प्रदूषकों का ओजोन से क्या होता है, ओजोन इस तरीके से जो है फॉर्म होती है, बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिक्रीज नहीं हुआ है। देखिए हुआ क्या है कि CSE की स्टडी ये कहती है कि ये हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट हैं ओजोन के वो बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, घटे नहीं हैं। इसके साथ साथ चूंकि चौथा जो कहता है उसी अनुसार दूसरे को यदि हम देखते हैं तो ओजोन गैस जो है वो उत्सर्जित होती है डायरेक्टली इनटू द एयर, नहीं बिल्कुल डायरेक्टली नहीं होती, नॉट एमिटेड, डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि सनलाइट में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जब केमिकल रिएक्शन होता है तब ये उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है कि ओजोन गैस से इन सबको हार्म होता है, डैमेज होता है, और ऑप्शन 4 भी सही है, क्योंकि ओजोन गैस जो है बनती है कब बनती है, जबकि ये जो जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जब प्रदूषक निकलते हैं और वो केमिकल रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो पहला और दूसरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर आंसर। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इस पर आप बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। देखिए तो हमें बताना है जो इन स्पेस जो अभी फॉर्म हुआ है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन या नया जो सेंटर जो यहाँ पर बना है, उसके संबंध में कौन से कथन जो है यहाँ पर करेक्ट हैं, सही हैं। पहला दे रखा है इन स्पेस विल हैंड होल्ड प्रमोट एंड गाइड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज़, यानी अब स्पेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ जो होंगी उसमें जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कर सकती है, उनका सहयोग लिया जाएगा, है ना। अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सहयोग जो है इनका लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक इन्होंने सेंटर बना दिया। किस सेंटर के थ्रू लिया जाएगा, इन स्पेस सेंटर के थ्रू। तो ये इन्होंने, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इन दिस रिफॉर्म सम ऑफ द प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन विल ऑल्सो बी ओपनड अप टू प्राइवेट सेक्टर थ्रू एन अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म, यानी एक अपॉर्चुनिटी की घोषणा, अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म, अपॉर्चुनिटी की घोषणा की जाएगी जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो ग्रहों के अन्वेषण में, ग्रहों की खोज के मिशन में भी क्या कर सकते हैं, उनके लिए वो भी खोले गए हैं। देखिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं, ये है क्या। देखिए ये इसरो है आपका, ठीक है, और यहाँ पर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ इन दोनों के मीडिएटर के रूप में जो है यहाँ पर इन स्पेस जो है वो काम करेगा, यानी इन स्पेस जो है यहाँ पर काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो अगर स्पेस में स्पेस उनके लिए अब खुला है, स्पेस को लेकर कोई भी अन्वेषण, कोई भी ऐसा कार्य वो करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये उनको यहाँ पर इन स्पेस जो है सहायता करेगा, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे एक तो इसरो का बजट बढ़ेगा, या इसरो जो है जो बहुत सारी अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था वो फोकस कर पाएगा अपने बहुत सारे रिसर्च पर, ग्रहों की खोज पर, और अन्य जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उन पर इसरो पूरी तरीके से रिसर्च कर पाएगा। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंडिया को प्राप्त होगी। अंतरिक्ष में जो है वो इंडिया की एक जो पॉलिसी है, या अंतरिक्ष को लेकर इंडिया की जो पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। ग्लोबली जो है वो अंतरिक्ष में जो है वो इंडिया मजबूत होगा, और ये कहा भी जा रहा है कि जो आने वाली जो शताब्दी होगी वो स्पेस की होगी, अंतरिक्ष की ही होगी। इस तरीके से जो इन स्पेस जो सेंटर बनाया गया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन स्पेस जो है उसके अंतर्गत जो है वो स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वहीं कुछ ऐसे अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे जिसके अंतर्गत ग्रहों की खोज में भी ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन स्पेस के थ्रू क्या कर पाएगा, मदद कर पाएगा इसरो की। ठीक है, आप समझ पाए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेटमेंट पहला यहाँ पर दिया हुआ है, द गवर्नमेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर सेलर्स, यानी जो विक्रेता हैं, बेचने वाले हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कि वो स्पेसिफाई करें द नेम ऑफ ऑरिजिन कंट्री ऑफ प्रोडक्ट, कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री का है, वाइल रजिस्टरिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द पोर्टल। यानी कि पोर्टल पे जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे किसी भी न्यू प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का है, उसका ऑरिजिन कंट्री कौन सी है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? तो स्टेटमेंट सेकंड इससे जुड़ा हुआ है, वो ये कहता है दिस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कॉल्स टू बायकॉट चाइनीज गुड्स फॉलोइंग बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन लद्दाख। आपको पता है कि लद्दाख, गलवान घाटी, वहाँ पर इंडिया और चाइना के मध्य बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि चाइनीज जो गुड्स हैं उनको बायकॉट किया जाए। ये आवाज़ न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पर जो है वो उठ रही है। देखो, कोरोना वायरस की जो है वो चाइना कहते हैं, चाइना के वहाँ से निकला तो चाइनीज़ वायरस है या चाइना की देन है कोरोना वायरस। तो इस वजह से चाइना को लेकर विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इसी को लेकर पूरे विश्व में ये बात कही जा रही है, और स्पेशली इंडिया के रेफरेंस में, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया और चाइना के मध्य जो बॉर्डर क्लैशेस चल रहा है लद्दाख में, फिंगर 8 है ना, फिंगर 4 को लेकर, तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है, गणेश जी की मूर्ति जो है वो चाइना से हमें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, आयात करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि चाइना को बायकॉट करने के लिए जो है वहाँ जो प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उस प्रोडक्ट पे जो है ऑरिजिन कंट्री का नाम लिखा जाए, जिससे कि ये जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए। क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा है, यानी हम निर्यात चाइना को कम करते हैं, हमारा चाइना से आयात कहीं ज़्यादा है। तो ये एक बहुत एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी क्या मिलेगा, बल मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट पहला भी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टेटमेंट पहला है कि रिसेंटली ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ डिसअप्रूव्ड favipiravir for the treatment of COVID-19 patient with mild and moderate symptoms। यानी कोविड-19 के ऐसे पेशेंट जिनको माइल्ड यानी कम या फिर बहुत मध्यम लक्षण है कोविड-19 के, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए फेविपिराविर जो एक मेडिसिन है उसका जो है उपयोग नहीं किया जाएगा, उसको जो है अस्वीकृत कर दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। पहला स्टेटमेंट हमारा ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो फेविपिराविर जो है वो एक एंटीवायरल है जो कि वायरल की जो प्रतिकृति है उसको रोकने में काम आता है, यानी वायरल इन्फेक्शन जो बढ़ता है उसको रोकने में जो है ये काम आता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, और इसका उपयोग जो है वो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के मतलब तरह किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिसअप्रूव नहीं किया है, अस्वीकृत नहीं किया गया है, बल्कि क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है ना, अप्रूव किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि अप्रूव होता तो ये सही होता, डिसअप्रूव जो है वो यहाँ पर गलत है। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा जो है वो सही है, स्टेटमेंट पहला जो है यहाँ पर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। देखिए हुआ ये है कि जिस तरीके से मेडिकल सिस्टम पर दबाव है, क्योंकि इंडिया में कोविड-19 के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा दबाव है पूरे सिस्टम पर, पूरे मेडिकल सिस्टम पर, और जिसमें कि हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारा जो कच्चा माल है दवाइयों को बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल है, हमें चाइना से आयात करते हैं और चाइना को हमें बायकॉट कर रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया गया, और यहाँ पर जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब जो फेविपिराविर जो मेडिसिन है वो दी जा सकती है कोविड-19 के पेशेंट को यदि उनको माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो, क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल है काफ़ी हद तक भारत में जो है वो मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अप्रूव किया गया है ना कि डिसअप्रूव। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और कई बार हम जो है वो उसको अनदेखा कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। तो अब छोटी छोटी जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, जो छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, उन सभी को हमने ध्यान में रखकर यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आपको ये जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो हमारी सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, यानी उसके यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो मनाया जाता है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेटमेंट जो हैं वो दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जून। ये बिल्कुल सही है, सिंस 2005, लेकिन 2005 से नहीं, 2002 से। देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसने ये कहा 2002 में कि हमें जो है वो पब्लिक सर्विस जो डे है वो मनाना चाहिए। तो यहाँ पर 2005 गलत है, 2002 यहाँ पर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि इसका एम क्या है। इसका एम है टू रिवॉर्ड पब्लिक सर्वेंट सो दैट दे कंटिन्यू टू वर्क इफेक्टिवली एंड रेस्पॉन्सिबली इन ऑल कंट्रीज़, कि इसका उद्देश्य ये जो पब्लिक सर्विस डे मनाया जाएगा उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना करियर जो है पब्लिक सर्विस में वो बनाएं, उसके लिए उनको प्रमोट किया जा सके और उनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उनको रिवॉर्ड दिया जा सके, जिससे कि वो अपना वर्क और भी इफ़ेक्टिवली करें और भी रेस्पॉन्सिबली करें सारे विश्व में। ठीक है, इसीलिए ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए 2002 से जो है वो 23 जून को पब्लिक सर्विस डे मनाया। तो आपको यहाँ पर हमें बताना है कि भारत में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि अप्रैल में मनाया जाता है। आपको बताना है कि अप्रैल की कौन सी डेट को इंडिया में जो है वो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो आप जो है वो इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। अगला इसका मतलब स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है, थीम क्या है 2020 की। देखिए, कोविड-19 चल रहा है तो इसकी थीम भी उसी से रिलेटेड है। honoring the public servants who have been working on the front lines of the COVID-19 pandemic। तो उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि आपको पता है फ्रंट लाइन में पब्लिक सर्वेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है कोविड-19 से निपटने के दौरान, तो यही थीम जो है अब की बार रखी गई है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा है, आंसर डी जो है, क्योंकि करेक्ट पूछा है तो आंसर डी यहाँ पर सही है और आंसर 1 गलत है। क्यों गलत है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आस्क फॉर 10 लाख करोड़ for the period 2020-21 to 2025-26 as compared to 2 लाख करोड़ allocated under the 14th फाइनेंस कमीशन। यानी 14वें वित्त आयोग के दौरान जो पंचायती राज मंत्रालय को 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, अब ये कहा गया है कि 2020 से 21 से लेकर 2020-21 से लेकर 2025-26 तक जो है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री कितना पैसा मांग रही है, 10 लाख करोड़ रुपए मांग रही है। ठीक है, उसने कहा है कि हमें अब क्या दिया जाए, 10 लाख करोड़ रुपए दिया जाए। एक्चुअली देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि अभी हाल ही में 15वें वित्त आयोग की यानी 15 फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई, आपको पता है। तो इस फाइनेंस कमीशन की मीटिंग में ये कहा गया कि कोविड-19 पैंडमिक के दौरान पंचायती राजों पर बहुत ज़्यादा, पंचायती राज मिनिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि एक तो माइग्रेट जो प्रवासी मजदूर हैं, जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, वो आए हैं। ठीक है, तो उनको सरकार को रोज़गार देना है। इसके अलावा जो है अब जितने भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पंचायती राज के अंतर्गत जो भी स्कूल, विद्यालय इत्यादि लिए गए, तो वहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा काम किया पंचायती राज ने, और उनके ऊपर जो है वो लगातार जो है वो वित्त का जो है प्रेशर बना है। और हमें पता है कि हमारी जो 11वीं अनुसूची है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई थी संविधान में, उसके अंतर्गत 29 जो विषय हैं वो पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचायती राज पर जो है वो लगातार जो है एक दबाव है, एक प्रेशर है, क्योंकि उनका अपना कोई बहुत बड़ा वित्त का स्रोत नहीं होता। तो अब जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने ये कहा है कि इस दौरान जब इतना बड़ी जो महामारी आई है, लगभग 5 गुना अधिक जो है वो उनको जो है वो, क्योंकि 14वें वित्त आयोग में जहाँ 2 लाख करोड़ था, वहाँ 5 गुना यानी 10 लाख करोड़ जो है वो वित्त जो है 5 साल के लिए अब प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इस तरीके की रिकमेंडेशन जो है 15 FC में जो है वो भेजी गई है और उनको अप्रूव भी कर लिया गया है।
ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड है कि द गरीब कल्याण रोजगार अभियान विल डिपेंड ऑन पंचायत टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर न्यूली रिटर्न माइग्रेट। आपको पता है कि जो अब जो न्यूली रिटर्न माइग्रेट जो वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर जो आए हैं, वो गरीब कल्याण रोजगार जो योजना शुरू की गई है, देखिए 6 राज्यों में शुरू की गई और 116 जिलों में जो है अभी वर्तमान में फ़िलहाल शुरू की गई है, जिसके तहत जो है लगभग 25 प्रकार के जो ड्यूरेबल वर्क हैं वो करवाए जाएंगे और मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है ये काफ़ी सारे जो काम हैं इसके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। मनरेगा योजना आपको पता है ये रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, तो पंचायती राज पर जो है ये डिपेंड करती है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, यानी आपने देखा कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यानी ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चाहे गरीब कल्याण रोजगार योजना को लेकर आए, चाहे ये जो 15 वित्त आयोग के अंतर्गत जो ये जो 10 लाख करोड़ का जो एक पंचायती राज मिनिस्ट्री को जो फंड दिया जाएगा जो कि लगभग 5 गुना है, इसको रिलेटेड आए, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द पब्लिक सेक्टर ऑयल इंडिया लिमिटेड टू डिपॉजिट 25 करोड़। और स्टेटमेंट सेकंड है because an oil well at Bagan had caught fire after it experienced a blowout and the well is close to the Maguri Motapang wetland which is lies within the eco-sensitive zone of the fragile Dibru-Sakhova National Park। देखिए है क्या स्टेटमेंट पहला, हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें करेक्ट पूछा है। तो स्टेटमेंट पहला ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है किसको, पब्लिक सेक्टर की जो OIL है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, कि वो डिपॉजिट करे 25 करोड़। तो पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। देखिए कितना छोटी सी मतलब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हमें लगता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट सही हो सकता है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गए हैं तो आपको लगेगा सुप्रीम कोर्ट सही है। नहीं, यहाँ पर किसने दिया है, NGT ने, यस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा है कि इस पब्लिक ये जो OIL है, ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है, उसको 25 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो असम के तिनसुकिया ज़िले में जो बागान ऑयल वेल है, कुआं है, उसमें अभी आग लग गई थी और ये जो कुआं है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है मगुरी मोटापंग जो वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, उससे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और ये जो वेटलैंड है वो एक इको सेंसिटिव जोन जो है उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो है डिब्रू सखेवा नेशनल पार्क उसमें जो है उसके बहुत ही नज़दीक है। लगभग कहा जाता है कि 900 मीटर की जो एयर दूरी है, जो हवाई दूरी है, केवल 900 मीटर की है। तो ऐसी स्थिति में डॉल्फिन है, वनस्पतियां हैं और जो चीज़ें उनको बहुत अधिक, और जो मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर पहुँचा है। तो इसीलिए NGT ने जो है इसको ये ऑर्डर दिया है कि आप 25 करोड़ का जो है जुर्माना जो है वो डिपॉजिट कराएं। देखिए NGT की यदि हम बात करते हैं तो भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास पर्यावरण न्यायाधिकरण जो है एक स्पेशल अपना एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण है, जो कि पर्यावरण के मुद्दों को जो है वो जल्दी से जल्दी निपटारा करता है और उनके संबंध में जो है बहुत सारी जो है वो मतलब वर्डिक्ट देता है, बहुत सारी जो है वो निर्णय करता है। तो आपको बताना है कि NGT, हाँ एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि आपको बताना है कि NGT जो है वो कब जो है वो इस्टेब्लिश हुआ और किस एक्ट के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दोनों, पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, NGT। यस, अगर NGT होता तो सही होता। तो स्टेटमेंट सेकंड लेकिन सही है, यानी स्टेटमेंट सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की जो सीरीज़ है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर देखिए बागान EPS ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसके कितने नज़दीक है ये शिखोवा नेशनल पार्क और ये मगुरी मोटापंग वेटलैंड। तो इन दोनों में ही डॉल्फिन है, वनस्पतियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज़्यादा हानि हुई है, क्योंकि ये आपने पढ़ी होगी कि बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो आपको ये भी आपको बताना है कि ये भी आ सकता है कि असम में हुई, तिनसुकिया ज़िले में हुई। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से जो है आज समझ में आया होगा।
आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमें कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।